नमस्कार मित्रों। आज हम आपके समक्ष जो विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो विषय है पॉलो फ्रेरे। हम अपने जो अध्ययन हमने किया और जितनी हमारी समझ बनी इस विषय वस्तु को लेकर वो आज हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। त्रुटियां हो सकती है क्योंकि पूर्णतः 100% सही हो इसकी संभावनाएं कोई भी नहीं कर सकता। पर हाँ, क्योंकि पॉलो फ्रेरे कहते हैं संवाद दो तरफा होना चाहिए, दोनों सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारा सीखने में मदद करेंगे और हम भी आपके ज्ञानवर्धन में पूरी भूमिका निभाने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। पॉलो फ्रेरे पॉलो फ्रेरे कहते हैं दूसरे से प्रेम करना, दूसरे की सहायता करना, पारस्परिक संयोग से अपना और दूसरों का विकास करना। इस मूल्य को पॉलो फ्रेरे ने अपने आचरण में उतारा। अपने शिक्षा शास्त्र की नींव भी इन्हीं पर रखी। तत्कालिक परिस्थितियों ने भी फ्रेरे के चिंतन और कर्म को प्रभावित किया। उन्होंने पाया कि ब्राजील समाज बड़ी गहराई तक नस्लवादी और अन्यायपूर्ण समाज है। यह उत्पीड़नकारी समाज है जिसे बदला जाना चाहिए। इस चेतना के साथ फ्रेरे अन्याय और उत्पीड़न के सभी रूपों की आलोचना करने लगे। उनका आधारभूत विचार यह है कि जिस समाज में प्रभुत्वशाली अभिजनों का एक अल्पतंत्र बहुसंख्यक जनता पर शासन करता है वो अन्यायपूर्ण तथा उत्पीड़नकारी समाज होता है। वे आह्वान करते हैं ब्राजील के राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में कि वह शिक्षा को क्रांतिकारी बनाकर क्रांतिकारी शिक्षा प्राप्त करें। इतिहास गवाह है कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो वहां की शिक्षा व्यवस्था को आप सबसे पहले बर्बाद करें। यही ब्राजील में हुआ। शिक्षकों को जेल में डाला गया और पॉलो फ्रेरे भी गए जेल में। बाद में उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के दौरान उन्होंने अपनी यह पुस्तक लिखी। उनकी यह पुस्तक उत्पीड़ितों के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, साहित्य, शोध और आलोचना ये आदि अनेक क्षेत्रों में दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। उनका मानना है उत्पीड़ितों की मुक्ति की सामाजिक रूपांतरण से उनका मानना है कि उत्पीड़ितों की मुक्ति सामाजिक रूपांतरण से होगी और सामाजिक रूपांतरण में शिक्षा की क्रांतिकारी भूमिका होगी। वो यही नहीं रुकते, वो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि फिर वो चाहते थे कि शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ ज्ञान के सह निर्माता के रूप में व्यवहार करते करें। समस्या निवारण विधि के अनुसार अदालत में संवाद पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे हर कोई सवाल पूछ सकता है या अपनी बात व्यक्त कर सकता है। उसी व्यवहार को, उसी संवादीय प्रणाली को वो चाहते हैं कि समाज में शिक्षा में भी लागू हो। इसके बाद ये विषय मैंने आपके समक्ष प्रारंभ किया। इसके आगे मिंकू जी जो हैं इसे आगे तक ले जाएंगे और अपने विचार पॉलो फ्रेरे के संदर्भ में जो उन्होंने रचे हैं, जो समझे हैं, वो बड़ी शालीनता के साथ आपके समक्ष अभिव्यक्त करेंगे। मिंकू जी। हाँ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद अंकुश जी। आज हम सभी पोलो फ्रेरे के ऊपर उनके शिक्षा दर्शन, उनके ऑटोबायोग्राफी और उनके विचारों के ऊपर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र न सिर्फ उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र है, अपितु पूरे शोषित, वंचित तथा पीड़ित समाज का शिक्षा शास्त्र है। पोलो फ्रेरे 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली तथा आलोचनात्मक शिक्षाविदों में से प्रमुख हैं। पोलो फ्रेरे का जन्म 21 सितंबर सन 1921 में ब्राजील में हुआ। पोलो फ्रेरे का जीवन बेहद ही अभावग्रस्त अवस्था में बीता। फिर भी पोलो फ्रेरे अपने से अपने शिक्षा को वंचित नहीं रखे। पोलो फ्रेरे का विचार तब अस्तित्व में आया जब 1962 के आसपास उन्होंने करीब 300 मजदूर व किसानों को महज 45 मिनट में 45 दिनों में 45 दिनों में साक्षर कर दिया। उनके इस उनके विचारों का प्रभाव बढ़ ही रहा था। तभी 1964 में ब्राजील सरकार ने निर्वासन की घोषणा कर, जिसमें फ्रेरे भी शामिल थे। फ्रेरे
भी निर्वासित का शिकार हुए। अंत में वे 1964 में चिली पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा की भूमिका को जारी रखा। वहां पर उन्होंने विभिन्न जगहों का भ्रमण किया, जैसे अमेरिका, अ, इंडोनेशिया, अंगोला इत्यादि। उन्होंने वहां पर अनेक जगहों पर अपनी शिक्षा संबंधित सूचनाओं का प्रसार प्रचार। सन 1980 में आम काफी का ऐलान होने के बाद फ्रेरे पुनः ब्राजील आए और उन्हें ब्राजील के कैथोलिक चर्च विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। पोलो फ्रेरे अपने जीवन के अंतिम 6 वर्ष पुस्तकों को लिखने में बिता रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि अब शायद वो इस दुनिया से अलविदा होने वाले हैं। उन्होंने अंततः सन 1997 में हृदय गति रोकने के बाद उनका देहावसान हो गया। पोलो फ्रेरे बेशक हमारे बीच नहीं है, पर उनका विचार, शिक्षा उनका शिक्षा दर्शन आज भी हमारे बीच जीवंत है। आइए हम उनके शिक्षा दर्शन पर विचार करते हैं। पोलो फ्रेरे कहते हैं, एजुकेशन डज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इट चेंज द पीपल, पीपल पीपल चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, चेंज नहीं करता, बल्कि यह लोगों को और लोग पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ये फ्रेरे का विचार है। फिर फ्रेरे कहते हैं, क्रिटिसाइज द बैंकिंग कॉन्सेप्ट विद एजुकेशन। वे शिक्षा में बैंकिंग प्रणाली का आलोचना करते हैं। वे बैंकिंग प्रणाली को नहीं मानते हैं। फ्रेरे कहते हैं, प्रॉब्लम वाज द एजुकेशन। वे आधुनिक शिक्षा को समस्याओं से ग्रसित मानते हैं। फिर कहते हैं, एजुकेशन द हु सफर्ड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ पीपल। यानी वे उन शिक्षा की बात करते हैं, उन शिक्षाओं की बात करते हैं जो न सिर्फ एक तरफा हो, बल्कि वो सभी लोगों तक, वो विविध लोगों तक पहुंच सके। फ्रेरे ऐसी शिक्षा की बात करते हैं। फ्रेरे कहते हैं, अचीव द पर्सनल फ्रीडम सोशल थ्रू द एजुकेशन। वो फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति और व्यक्तिकरण और समाजीकरण से मुक्ति लाए। अब हम आते हैं फ्रेरे के शिक्षा संबंधित उद्देश्य पर। हाँ, अब इसके आगे शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित जो विचार हैं वो आप सबके समक्ष भानु रखें। भानु इस पर बताएंगे कि उनकी जो समझ बनी वो कितनी पुख्ता है, वो आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अब भानु कहेंगे। भानु जी। जैसा कि अभी मिंटू जी ने बताया कि जो पॉली फ्रेरे हैं वो बैंकिंग शिक्षा पद्धति है उसका विरोध करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये बैंकिंग शिक्षा पद्धति क्या है। तो बैंकिंग शिक्षा पद्धति ये है जहाँ पर शिक्षक पढ़ाता है और छात्रों को पढ़ाया जाता है। मतलब शिक्षक एक पाठ्यक्रम के अनुरूप एक सामग्री लेकर आता है और अपने विद्यार्थियों में उसको उड़ेलने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने छात्र में संग्रहित कर सके। इसमें दूसरा वो शिक्षक ये मानता है कि जो छात्र है वो जब विद्यालय में आता है तो वो कुछ नहीं जानता, एक कोरी स्लेट के समान होता है। और वो ये मानता है कि जो शिक्षक होता है वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो अपने स्वयं को एक ऊंचे स्थान के रूप में देखता है, जबकि विद्यार्थी को सोचता है कि वो तो कुछ नहीं जानता। जबकि प्रेरे इसका विरोध करते हैं। इस
इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें शिक्षक सोचता है और छात्रों के बारे में सोचता है। वह ऐसा मानता है कि छात्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, मतलब छात्रों के बारे में शिक्षक सोचेगा और उनको बताएगा, उसी के अनुरूप छात्र कार्य करेंगे। अगला पॉइंट है जो बैंकिंग शिक्षा के लक्षण होते हैं। शिक्षक अपनी पसंद को चुनता है और उसे लागू करता है तथा छात्र उसका पालन करते हैं। मतलब शिक्षक जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाता है, पर बच्चे की इच्छा, रुचि और उसको ध्यान में नहीं रखता, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह अपने निर्देश देता है तथा सभी विद्यार्थी उसका अनुपालन करते हैं। अगला है शिक्षक सोचने की प्रक्रिया का विषय है, जबकि छात्र केवल वस्तु है। इस प्रक्रिया में, बैंकिंग शिक्षा की प्रक्रिया में, जो शिक्षक होता है वह स्वयं को तो मानता है कि वह सोचने वाला है, लेकिन जब विद्यार्थी को केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में सोचता है। वस्तु ऐसी जो भाव विहीन है, जिसमें ना कोई भाव है, ना कोई सोचने की क्षमता है, तो वो ऐसा समझता है कि शिक्षार्थी ऐसा है जो ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ कर पाता है, बस खुद को ही एक तानाशाह के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। अगला है बैंकिंग प्रणाली है, उसका विरोध इसलिए भी फॉलो फ्रेरे करते हैं। ये बच्चों को रचनात्मक शक्ति को कम करती है, अर्थात बच्चे को स्वतंत्र रूप से उसको, मतलब अ, स्वतंत्रता से उसको सोचने और वो नहीं देती, तो इस वजह से उसकी जो रचनात्मक क्षमता होती है वो बच्चे की कम हो जाती है। अगला पॉइंट है बैंकिंग शिक्षा एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के दिमाग में छात्र वो शिक्षक एक तरह से जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उसी प्रकार से जो इंफॉर्मेशन होती है या जो तथाकथित ज्ञान जिसको बोलते हैं पाठ्य किताबों में लिखा हुआ, उसको संग्रहित करने का प्रयास करता है और उससे अपेक्षा करता है कि जब उसका एग्जाम या वो लिया जाए तो वह वैसा ही मुझको वापस कर दे, जिस तरह से हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और वापस उसी रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग शिक्षा प्रणाली या पद्धति होती है। अब आगे मैं अ, अगली स्लाइड के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मित्रों, जैसा कि अभी भानु जी ने कहा कि उन्होंने बैंकिंग शिक्षा के अवधारणा के ऊपर आपसे बात करी। उन्होंने बताया कि बैंकिंग शिक्षा किस तरीके से हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में उचित नहीं है, और इस तरीके से ये अमानसीकरण की व्यवस्था आप कह सकते हैं, जिससे ज्यादा उसकी तरफ अग्रसर करती है। खैर, इसके बाद का जो नया जो हमारा विषय है वो है शिक्षा का उद्देश्य, जिसपे मैं अपनी राय रखने जा रहा हूँ। शिक्षा का एक उद्देश्य जो है वो संसार में परिवर्तन। हकीकत सी बात है, शिक्षा अपने आप में क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलते रहती है। ये निरंतर प्रक्रिया किस संदर्भ में? आप स्वयं को तलाश रहे होते हो, अपने को पहले से बेहतर कर रहे होते हो और ज्यादा मानसीकरण की तरफ बढ़ रहे होते हो। और जब आप इस प्रक्रिया के तहत होते हो तो कहीं ना कहीं समाज और संसार और एक अच्छी जगह में बदल रहा होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही आपके अकेले व्यक्ति नहीं हो जो शिक्षा के से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर वो सभी लोग ये सोचते हैं तो इस तरीके से समाज बेहतरीन जगह बनेगी और समाज एक जो हम आदर्श स्थिति में कहते हैं उस स्थिति को पा पाएगी। दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। शिक्षा का एक संदर्भ एक एक उद्देश्य ये भी है कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करना। ये किस संदर्भ में? जब आप शिक्षित हो रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप चिंतन कर रहे होते हो, आप अपने बारे में जान रहे होते हो, आप समझ रहे होते हो कि आपकी जरूरतें क्या है, आप उसके प्रति आगे बढ़ रहे हो, तो आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति, आपकी एक स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान है आपकी, तो आप उस चीज के ऊपर आगे बात कर रहे हो, तो उस पर बढ़ रहे होते हो आगे। और इसके लिए स्वतंत्रता में कई बार हमें न्याय की भी जरूरत पड़ती है। तो समाज में न्याय की प्रणाली ये कब से आएगी? जब आपको मालूम हुआ गलत और सही क्या है, जब आपको मालूम हुआ श्रेष्ठ और निचल क्या है, जब आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं समाज में जो अवधारणा स्थापित, चाहे सांस्कृतिक, चाहे सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी स्थितियां लागू की गई हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, ये सोच और ये समझ की जो
आप में शक्ति धारण करते हैं, ये जो आती है ये शिक्षा के माध्यम से ही आती है। इसीलिए शिक्षा अपने आप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए बहुत, उसका एक उद्देश्य ये भी है। फिर आसपास की दुनिया को समझने योग्य बना। देखिए, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाएंगे। हाँ, आप एक तरीके से मुझसे आलोचनात्मक ढंग में ये कह सकते हैं, भाई ये शीशा है, ये पत्थर है, ये सब मैं देख तो रहा हूँ। हाँ, वो सब आप मूर्त अवस्था में देख रहे हैं, पर उसकी प्रकृति क्या है, वो उसके ये होने का कारण क्या है, हर चीज के पीछे जो कारण है, क्यों, किस कारण, किस लिए, ये जो सोच विकसित करता है वो शिक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप अपने आसपास की चीजों को जानने, हर व्यक्ति, समाज के ना सिर्फ व्यक्ति तक, जीव जंतु हर चीज को जानना चाहते हैं। अगेन वही बात हुआ फॉलो पे, यहाँ भी आप मानसिक पार्ट ले जाते हैं, तो शिक्षा को दे यहाँ भी वो उससे मैं जोड़ सकता हूँ। आलोचनात्मक साक्षरता सिर्फ ये नहीं कि आपको जो मिला, जो चीज है, अगर आप उसको धारण कर ले, आप उसकी आलोचना कर, आलोचना इन द सेंस आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके सकारात्मक पक्ष को अपना रहे हैं, नकारात्मक पक्ष को भी कहीं ना कहीं उसके आलोचनात्मक स्तर पे अपने विचार को रखते हैं। आप जानना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि उसमें क्या खामियां हैं, कि जब आप खामियां को पहचानेंगे तभी आप उसमें परिवर्तन ला पाएंगे। किंतु यह तभी संभव होगा जब शिक्षा होगी ना। आगे क्या बोलता है, स्व शिक्षा की बात करते हैं। स्व शिक्षा मतलब सेल्फ एजुकेशन की बात करते हैं। वो पहले बोलते हैं कि जी, परिवर्तन है वो व्यक्ति से प्रारंभ होगा, और ये व्यक्ति से प्रारंभ कब होगा, जब आप स्वयं शिक्षित होंगे। जब आप शिक्षित होंगे तभी कहीं ना कहीं आप जागरूक होंगे, और जागरूक के बाद परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे है आलोचनात्मक मूल्यांकन। जब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हर चीज का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, आप स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप समाज को परिवर्तित तभी कर सकते हैं। प्रेरक कहते हैं ना कि, कहते हैं समाज को रूपांतरित, व्यक्ति को रूपांतरित, शिक्षा व्यक्ति को रूपांतरित करती है और व्यक्ति समाज को परिवर्तित करता है। ये जो अवधारणा और ये जो बात कही गई है किस लिए है? क्योंकि जब आप स्वयं को परिवर्तन करेंगे, और स्वयं में परिवर्तन कब ला पाएंगे, जब आप अपनी खुद की आलोचना कर, आप अपनी खामियां, अपनी जो अपने गुण है वो जान पाएंगे। अगर आप देखेंगे पॉलो फ्रेरे उत्पीड़ितों को जब शिक्षा शास्त्र कह रहे थे, तो वो कहते हैं उत्पीड़ितों को सबसे पहले अपनी व्यवस्था, अपने कारणों को जानना होगा, उसकी वो हालत की। जब वो अपने उस हालत के प्रति सजग होगा तभी वास्तव में कहीं ना कहीं वो कुछ कर पाएगा। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और संवाद का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं पॉलो फ्रेरे ने जिस पर बहुत ही एम्फेसाइज किया, जिस आप कहते हैं बहुत ही ज्यादा उस पर जोर दिया है कि संवाद बहुत जरूरी है। मैंने जैसा कि प्रारंभ करते समय न्यायालय का एक जिक्र भी किया था कि न्यायालय में भी जिरा होती है, चाहे एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही होती है। ये क्या है? ये संवाद, ताकि बेहतर स्थिति को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके, जाना जा सके कि हालत क्या है। प्रेरे ये बात जानते हैं कि शिक्षा में भी संवाद अपने आप में बहुत महत्व है। संवाद एक तरफा ना हो, सिर्फ व्यक्ति का स्वयं से ना हो, यह संवाद दो तरफा हो, स्वयं से होते हुए समाज से, स्वयं से होते हुए दूसरे व्यक्ति तक। तभी वास्तव में आप मूल स्थिति, मूल कारण और जो समाज में परिवर्तन है उसको ला। और अंत में व्यक्तियों का मानवीयकरण, वो मानवीयकरण पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, आप मानसीकरण भी कहते हैं। क्योंकि जब आप संवाद खत्म कर देते हैं, आप कहीं ना कहीं उत्पीड़ित, कहते हैं ना, उत्पीड़ित और उत्पीड़क की जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं जब उत्पीड़क अपनी ताकत का इस तरीके से उपयोग करता है कि वो हमेशा उसको बनाए रखे, और उत्पीड़ित अपना भाग्य मानकर उसको अपनाता चलता है, उस पर वो बना रहता है, तो कहीं ना कहीं कारण क्या है? शिक्षित नहीं है। पर अगर वो शिक्षित हो जाएगा, वो चीजों को समझ पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रक्रिया को, अ, मैं कहना चाहूंगा कि जो मानवीयकरण या मानसीकरण की जो प्रक्रिया है वो उसकी ओर बढ़ पाएगा। संवाद जितना ज्यादा होगा समाज में, उतना ही सही निर्णय लिया जा सकेगा। वो समाज के हित में होगा, व्यक्ति के हित में होगा, और कहीं ना कहीं मानसीकरण के भी हित में होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है, अ, वो है पॉलो फ्रेरे के अनुसार पाठ्यक्रम, जो मेरे मित्र ऋषभ आपके समक्ष पेश करें। नमस्कार। थैंक यू अंकुर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया चीज़ों को। जब हम
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है पाठ्यक्रम। तो हम अब पाठ्यक्रम की बात करेंगे कि पॉलो फ्रेरे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित। जब भी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए तो इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाए कि जो भी विषय वस्तु या अवधारणा उसे उस पढ़ाई जा रही है उसमें क्या उसके खुद के अनुभव या व्यक्तिगत विचार हैं। इसके लिए ये किया जा सकता है कि व्यक्तिगत बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए, यानी जो चीज उससे पढ़ाई जा रही है उससे क्वेश्चन किया जाए, उसका नाम लेकर उसको अटेंशन दिया जाए कि क्या उसका कोई खुद का अनुभव है। यदि ऐसा होता है तो बच्चा उस अनुभव से मिले ज्ञान को बहुत अधिक समय तक याद रख पाएगा। दूसरा है समस्या आधारित पाठ्यक्रम। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा में उनके साथ ऐसे प्रश्नों तथा विमर्शों की चर्चा की जाए जो कहीं ना कहीं उन्हें गहरा सोचने पर मजबूर करे। सीधे क्वेश्चन ना हो, हाई ऑर्डर क्वेश्चन हो जो उन्हें इस बात पर सोचने को मजबूर करें कि क्या इसमें नया है। जिस जैसे 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 ये आगे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो विद्यार्थी अपने किसी भी पड़ाव पे अवधारणाओं को सही या गलत के ढांचे में तौल पाएंगे तथा मौलिक चिंतन कर पाएंगे। इसके लिए हम ये करा सकते हैं कि वाद विवाद चर्चाओं का आयोजन, ज्वलंत मुद्दों पर कहानी सुनाकर उनकी सोच के स्तर का पता लगाया जा सकता है। और अब हम तीसरे पॉइंट्स की बात करेंगे, वो है लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम। इससे तात्पर्य ये है कि इसमें सभी बच्चों के साथ समानता का भाव होना चाहिए। एक शिक्षक तथा पाठ्यक्रम जो डिजाइन किया जाता है दोनों में। जब भी कोई गतिविधि कक्षा में हो तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि कक्षा का कोई भी विद्यार्थी हाशिए पर खड़ा महसूस ना करे, नहीं तो मानसिक रूप से उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक का सम शिक्षक का संवाद समान रूप से हर बच्चे के साथ हो तथा सबके विचारों का सम्मान बहुत जरूरी है। चौथा है पाठ्यक्रम लोगों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इसमें ये है कि पाठ्यक्रम में उन सच्चाइयों को शामिल किया जाए जो एक बालक या बालिका आसपास के समाज में सुनते या देखते हैं रोजाना। इसमें स्थानीय परिप्रेक्ष्यों तथा वहाँ की समस्याओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसमें उन सामाजिक समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है जो खुले तौर पर देखी जा सकती हैं, जैसे गरीबी, बाल मजदूरी, असाक्षरता, महिलाओं के प्रति अत्याचार आदि। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे जहाँ अधिगम वातावरण की बात हो रही है। वहाँ पहली बात है सहभागितापूर्ण। सहभागितापूर्ण से ये तात्पर्य है कि ऐसा वातावरण हो ऐसा हो जहाँ पर हर बच्चा अपनी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके, यानी कि सब लोगों के लिए ऐसा माहौल होना चाहिए जो उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। दूसरा है संवाद परक। संवाद परक जो फॉलो करके सबसे ज्यादा बात करते हैं वो संवाद संवाद पे बात करते हैं कि दो लोग हों चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, उनका एक दूसरे के साथ समान विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि उसकी एक्सेप्टेंस। और ये ना केवल स्टूडेंट का टीचर से होना चाहिए बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका आसपास के समाज से और सोसाइटी से भी संवाद होना चाहिए। तीसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से तात्पर्य ये है कि जब हम समानता समता मूलक समाज की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास समान अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो खेल कूद के हों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समतामूलक समाज
और वो लोकतंत्र से ही होकर गुजरेगा। चौथी बात है वो है क्रियात्मक। क्रियात्मक से तात्पर्य है कि ऐसी गतिविधियां हों आसपास आसपास में कि उसमें खेल कूद को शामिल किया जाए और उनसे नाटक स्टोरी के माध्यम से उनसे कुछ करवा के जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है वो करवाया जाए। और पांचवी चीज है प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें भी हम बात कर सकते हैं कि इंटरैक्टिव चीजों को किया जाए। जो आसपास का माहौल हो वो बच्चे के एजुकेशन के लिए सपोर्ट करे। ना कि ऐसा हो कि जैसा हम आजकल देखते हैं कि आसपास का माहौल ही सही नहीं है इस समाज का, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आसपास का जो माहौल है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अब हम शिक्षक की भूमिका देखेंगे। इसमें पहला है विद्यार्थियों के समक्ष समस्या को प्रस्तुत करने वाला। समस्या को प्रस्तुत करने वाला से तात्पर्य ये है कि जो भी उस समय के समकालीन मुद्दे हैं उसकी क्लास में चर्चा कराई जाए। ये बहुत ज़रूरी है जिससे उनमें कहीं न कहीं एक मौलिक चिंतन की संभावना, गुंजाइश की शुरुआत होगी कि हम इस तरीके से भी इन मुद्दों को देखा जा सकता है और हाई ऑर्डर थिंकिंग विकसित की जा सकती है कि वो कहीं न कहीं अंदरूनी तरीके से एक नई सोच जागृत कर सकें और वो उनकी ओरिजिनल थिंकिंग हो। क्या मित्र हम इसमें ये भी बात कह सकते हैं, जैसा आपने विषय पॉइंट रखा, कि शिक्षक को सीधा जाके जवाब ना देके बच्चों समक्ष सवाल रख देना चाहिए? सीधा अगर हम रख देते हैं तो कहीं न कहीं जो चीज़ पढ़ा दी जा रही है या जो चीज़ पता है तो उससे उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। हम परिभाषा बता देंगे और हमने सीधी परिभाषा से बता के क्वेश्चन पूछ लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। वो उनकी समझ उन्होंने रट रखा है। लेकिन अगर हम उनसे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस करें तो कहीं न कहीं ये गुंजाइश है कि वो सोचें और कुछ रचनात्मक नया निकल के आए, चाहे वो सही हो या गलत। नहीं, अगर इस स्तर पे हम बात करें कि उनके समक्ष हम कोई प्रश्न रखें, वो सब पाठ को जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित है। अभी हम वो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, अगर वो हम एक सवाल उनके समक्ष रख रहे हैं और फिर हम उनसे देखते हैं कि वो कितना उस पर चिंतन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो ये कह सकता है कि शिक्षक जो है विद्यार्थी समक्ष एक समस्या को हाँ, प्रस्तुत करे, बच्चा खुद से बिल्कुल। अगर हम है ये क्योंकि हम पुरानी नॉलेज से भी बिल्कुल। जोड़कर जब नॉलेज दी जाए तो पुरानी नॉलेज से भी जोड़कर दी जा सकती है और वो उनको क्लियर होगी। और जी, दूसरी चीज़ है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत सही बात कही है paulo freire जी ने, जो शायद और लोग बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि सबसे ज़रूरी है उसकी जिज्ञासा, जो उसने आस-पास देखा है और जो उसने महसूस किया है, वहाँ से वो क्वेश्चन उठा सकता है जो आपके पाठ्यक्रम में दी जा रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम शुरुआत में अगर बच्चे को ये बोल दें कि आप क्वेश्चन्स ना पूछें, तो कहीं न कहीं उससे उसका इंटरेस्ट खत्म होता है और जो रचनात्मकता, जो योग्यता उसमें निखारी जा सकती थी, उसकी कहीं न कहीं हत्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं लगता मतलब ये हो सकता है कि जो प्रश्न पूछना होता है, वो कहीं न कहीं रचनात्मकता को और बढ़ावा देता है। प्रश्न पूछना बिल्कुल। बहुत प्रश्न क्योंकि पूछना बच्चे से जब हम प्रश्न पूछेंगे, तभी वो अपने ढंग से उत्तर देगा। बिल्कुल, मित्र प्रश्न पूछना जो अपना आपकी कला है, कला है बिल्कुल। इस कला का भी विकास होगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग यहीं से डेवलप होती जो है। और चिंतन करेगा तभी तो चिंतन प्रश्न करेगा। जो भी हम बात करते हैं समालोचना, ये सब यहीं से आएगा। अब टीचर और स्टूडेंट के संबंध क्या होने चाहिए, वो जो बताया गया है वो है कि बराबरी का रिश्ता। मुझे ये लगता है कि टीचर भी स्टूडेंट, जो paulo freire भी कहते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ चीज़ें स्टूडेंट सीखता है, बहुत सारी चीज़ें, और स्टूडेंट के अनुभवों से भी कुछ चीज़ें जो टीचर से छूट गई होती हैं, उनको उस समय का जो खास तौर से ट्रेंड होता है, नई चीज़ें होती हैं, वो टीचर को सीखने को मिलती है। दूसरी चीज़ है, दोनों एक दूसरे के सम्मान और विश्वास करने वाले। बहुत ज़रूरी है कि टीचर स्टूडेंट पे विश्वास करे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास करे और टीचर भी ये विश्वास करे कि स्टूडेंट हैं, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे। अगर वो ये सोच लेगा कि स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं और एक छवि बना लेगा कि ये बच्चा ऐसा ही होगा, तो कहीं कभी भी टीचर उस स्टूडेंट में सुधार नहीं ला। इसलिए बहुत ज़रूरी है न्यूट्रल होके उन पे विश्वास किया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक और जो शिष्य है, उन दोनों को आपस के विचारों का हाँ, जो है सम्मान करना सम्मान चाहिए। करना चाहिए और उसमें तलाशना क्योंकि चाहिए। अब सम्मान करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों के विचारों की जगह मिलेगी और जगह मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम लोकतांत्रिक की बात कर चुके हैं, संवाद की बात कर चुके हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो आपको संवाद, वो इसका नींव है paulo freire। तो हर जगह संवाद की बात करते हैं। तीसरी जो है सब दोनों के बीच संवाद होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट
दोनों एक दूसरे के प्रति वोकल हों और कोई भी डिस्कशन, कोई भी उनकी परेशानी, कोई भी उनके चैलेंजेस हो, वो स्टूडेंट टीचर के साथ रखे और टीचर भी अपनी समस्याओं या फिर अपने अनुभवों को बिना डरे, बिना हिचके स्टूडेंट के साथ रखे, जिससे एक कहीं ना कहीं मैच्योर डिस्कशन और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टूडेंट में भी आए। अब मैं आमंत्रित करूंगा अंकुर को कि जो चीजें और प्रकाश डालनी है उस पर वो अपना ध्यान। इसको जैसे कि मित्र अभी आपने कहा कि शिक्षक को भी बच्चों के साथ कहते हैं अपने अनुभव को और अपने जो समस्याएं हैं उनको शेयर करना चाहिए। तो और आपने कहा इससे मैच्योरिटी हो सकती है, मैच्योरिटी का विकास होगा, मतलब परिपक्व होंगे। तो क्या ये सवाल उठता नहीं है कि चलिए एक पल के लिए मैं मान के लूँ कि हायर क्लासेस में ये हो सकता है, पर जो छोटे क्लासेस हैं वहां पर ये चीज थोड़ी पूर्णतः लागू होगी। देखिए, छोटे बच्चे, आपने उन बच्चों को देखा होगा जिनके फादर नहीं होते शुरुआत से, और उनको कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, उनका बचपन कहीं ना कहीं बचपन से ही थोड़े बहुत मैच्योर होने लग जाते हैं। तो अगर हम शुरुआत से ही उनसे पाठ्यक्रम के साथ साथ डिस्कशन करें उन टॉपिक्स पे जिन पे बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो उनकी मैच्योरिटी के लेवल पर होनी ही है। शुरुआत से अगर जहाँ पर जो माहौल होता है, वो माहौल कहीं ना कहीं उसके अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट करता है। पर जो मित्र मेरा सवाल ये है कि चलिए, पर ये तो एक्सेप्शन केस हुआ ना, सबके साथ कैसे लागू होगी? सबके साथ अगर हम शुरुआत से हम ये नहीं कह सकते क्या कि जो संवाद जो है, जो दोनों के बीच के संवाद की बात है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये भी तो हो सकता है कि आज जो शिक्षक और जो छात्र हैं वो दोनों अपनी समझ के हिसाब से अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दोनों फिर तय करेंगे खुद को समझते हुए एक दूसरे को कि हम जो इसका वास्तविक उत्तर हो सकता है वो क्या हो सकता है। हाँ, शिक्षक ऐसा नहीं करेगा कि बच्चे के प्रयासों को खारिज कर दे। वो उसको मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, और वास्तव में संवाद की यही तो खूबसूरती है। सबसे जरूरी संवाद तभी संवाद कहलाता है जब चाहे वो सही हुए गलत एक्सेप्ट की जाए, बिना किसी आवेश में आकर या बिना किसी द्वेष के। तो संवाद का मतलब यही है। और जब हम कहते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर हम उनको शुरुआत से माहौल ही नहीं देंगे, उनसे संवाद ही नहीं होगा, टीचर का टीचर बस आया पढ़ाया और निकल गया, ना उससे कोई अटैचमेंट है स्टूडेंट और टीचर का, तो फिर वो कहाँ से खुल पाएगा बच्चा, वो अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। ये शुरू से ही रखनी पड़ेगी। चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वह है पॉले फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधियां। अर्थात उन्होंने ऐसे कौन से मेथड बताए जिससे हम अपने शिक्षण को या तत्कालीन शिक्षण जो सिस्टम चल रहा था उसको और अच्छा बना सकते थे। तो सबसे ज्यादा जोर तो वो अपनी थ्योरी में देते हैं संवाद विधि पर। तो वो मानते हैं कि जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो संवाद परक होनी चाहिए, जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद होना चाहिए। संवाद इस सेंस में जैसे वो किसी भी मुद्दे पर संवाद के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें। संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक की तरफ से होना चाहिए और छात्र की तरफ से भी होना चाहिए। संवाद शिक्षक भी शुरू कर सकता है, छात्र भी शुरू कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उनकी शिक्षण विधि है उनमें छात्रों और शिक्षकों दोनों के संवाद को महत्व दिया जाता है। अगला है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में जो पाउलो फ्रेरे हैं वो मानते हैं कि शिक्षक है उसको छात्रों के समक्ष एक समस्या रखनी चाहिए और छात्रों को भी अपनी समस्या शिक्षक के समक्ष रखनी चाहिए, ताकि जो समस्या है उसका समाधान खोजा जा सके। वो ये भी मानते हैं कि जो समस्या है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक छात्रों को कक्षा में आए और आके उसके सामने समस्या रख दे और छात्रों की कुछ ना सुने, बल्कि जो समस्या है वो छात्र भी प्रस्तुत कर सकता है और शिक्षक भी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार दोनों मिलकर संवाद के माध्यम से उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं और इस प्रकार जो शिक्षण का उनका उद्देश्य है वो पूर्ण होता है समस्या समाधान विधि के द्वारा। अगला है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में उनका मानना है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों को ऐसा बनाए कि वो हर चीज पर
अपना आलोचनात्मक चिंतन प्रस्तुत कर सके, वह किसी भी विषय पर स्वयं का जो व्यू है उसको रख सके, वह किसी भी मुद्दे को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण की विधि होनी चाहिए वो आलोचनात्मक पूर्ण होनी चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक विधियां। लोकतांत्रिक विधियों के माध्यम से शिक्षण का कार्य पूर्ण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विधियों में मतलब कक्षा में जो प्रत्येक छात्र है उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, इन सबको ध्यान में रखते हुए उसके साथ समता और समानता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनका जो अधिगम है वो समान रूप से हो सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक विधियां होती हैं उनमें शिक्षक और छात्र को शिक्षक को छात्र को सभी छात्रों को एक समान रूप से देखना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्य को कक्षा में स्थापित किया जा सके। अगले आगे की स्लाइड पे मैं आपको भानु, आपने एक चीज पे नोटिस की, जैसे हम पॉलो फ्रेरे के बारे में बात करते हैं तो काफी फंडामेंटल चीजें इसमें उठाई गई हैं, जो जो चाहे समता हो, लोकतंत्र हो, ऐसी थ्योरीज बहुत कम मिलती हैं अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें। औरों से अगर जोड़कर इसको देखें तो ये थोड़ी सी अलग लगती है। नहीं मित्र, हाँ बात आपकी एकदम सही है। जब आप उत्पीड़न का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो आप गहराई से बहुत सारी ऐसी बातें नहीं निकल के आएंगी जो उसमें स्पष्ट रूप में तो नहीं कही गई, पर कहीं ना कहीं वो उसी अर्थ को इंगित करती है। हाँ, लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा और जो थ्योरीज हैं उसमें काफी इतने अच्छे तरीके से नहीं है, जो चीजें यहाँ फंडामेंटल चीजें उठाई गई हैं यहाँ पर। हाँ मित्र, आप कह सकते खुले हो तौर पर है। हाँ, आप ये कह सकते हो उन्होंने व्यवहारिक चीजों पे ज्यादा बल दिया है, बजाय कि एक ऐसी स्थिति को लागू करने का जो हो सकता है कि वो ना हो। रियलिज्म कहीं ना कहीं शिक्षण विधि में अगर हम देखें तो आदर्शवाद की जो स्थिति होती है उसको उत्पन्न करना नहीं चाहते। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि हम जैसा आदर्श समाज और आदर्श स्थिति चाहिए है उसको वो रियलिस्टिक यथार्थवाद में खड़े होकर लाने की बात करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं। और ये चीज हम अभी भी देख सकते हैं अपने आप सामने। हाँ, वो रियलिज्म की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। एक शिक्षक के लिए अब एक सवाल उठता है कि हम उत्पीड़न जो पेडागोजी ऑफ ऑपरेस की जो हम किताब है, उत्पीड़ितों का जो शिक्षा शास्त्र है, आखिर से एक शिक्षक को क्यों पढ़ना चाहिए? ये एक सवाल है जो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंतन पे मजबूर करता है। तो आइए हम अपना जो अगला स्लाइड है इसी विषय पे रखा है और इसी के ऊपर हम बात करते हैं। कक्षा में समस्या अक्सर मैं एक शिक्षक के रूप में मित्र वापस वही स्लाइड लेकर आइए। माफी चाहूंगा। कक्षा में समस्या अक्सर मैं एक शिक्षक के रूप में थी, ना कि छात्रों की अक्षमता के। अब यहाँ समझने की विषय है कि हमें क्यों जरूरत है किताब को पढ़ने की, इस किताब को समझने की। आप देखिए, आज से पहले जो अगर देखे कक्षा में अवधारणा देखी जाए तो वहाँ हम की नहीं चलती है, वहाँ मैं की अवधारणा चलती है। शिक्षक हमेशा मैं पर केंद्रित रहता है, मतलब आप कह सकते हो चाइल्ड केंद्रित ना रहकर वो स्वयं पर ज्यादा केंद्रित रहता है और वो बच्चों को कहता अक्षम मानता है, बोलता है वो उनमें अक्षमताएं ज्यादा है कंपेयर टू, ये बात कहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो खारिज करते हैं, इस चीज पे वो अपनी बात रखते हैं। वो तो हो जाएगा ना, इसको गलती है, इसको तो कर लोगे ना, इसको गलती को जो अक्षम मानता है थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ये चीज ठीक है, ये ना ये रह गया था इसमें मेरे पास, पता नहीं क्या लोग। दूसरा शिक्षक का दमनकारी दृष्टिकोण जो है जिसके ऊपर वो बात करते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे को हमेशा कैसे ट्रीट करता है शिक्षक। अगर आप देखो, अगर हम अपने भारतीय परिवेश में स्कूलों को देखें तो शिक्षक हमेशा बच्चों को बोलते भाई तुम्हारे बस में, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से उसको उठने की कम, मुझे ऐसा लगता है उठने कम देता है, उसका मनोबल को ज्यादा गिरा देता है। तो कहीं ना कहीं उससे वो उसके कहते हैं जो वो क्षमताएं हैं उसका दमन कर रहा है, वो जो कर सकता है वो नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये बुक जो है ध्यान केंद्रित करती है और आपको बोलती है कि अगर आप भावी शिक्षक हैं तो आप इस दमनकारी दृष्टिकोण को बदलें। दूसरा, मैं से हम की ओर, ये पुस्तक मैं से हम की ओर की संकल्पना रखती है।
मतलब एक शिक्षक स्वयं तक केंद्रित ना रहकर वो बच्चों तक केंद्रित हो, वो बच्चों पर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की बात करती है। वो बोलते हैं कि आप बच्चों तक पहुंचे, बच्चों से संवाद स्थापित करें, बच्चों की समस्याओं को समझें। इस तरीके से आप मैं से हम की आप देखोगे जो पुस्तक है जिसमें कह रहे हैं हम उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, जिसमें उत्पीड़क और उत्पीड़ितों की बात हो रही है, तो हम कैसे एक समाज को इस जो विभाजन उससे खत्म कर सकते हैं। जब दोनों जो मैं उत्पीड़ित के रूप में और मैं उत्पीड़क के रूप में, ये जब दोनों ही मैं की अवधारणा खत्म होकर हम में बदल जाएगी और दोनों कहीं ना कहीं समता मूलक व्यवस्था पर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वयं ही एक धरातल पे आ जाएंगे और ये उत्पीड़क और उत्पीड़ित की अवधारणा खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं बेहतर समाज की परिकल्पना स्थापित कर पाएंगे। वहीं दूसरी बात करते हैं अपने शिक्षार्थी को जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे कहीं ना कहीं पॉलो फ्रेरे भी बात करते हैं अपने शिक्षा शास्त्र में। देखिए, अगर इसको मैं उनकी ही बातों से जोड़ना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जब तक आपको अपनी स्थिति, आपको अपनी समस्याएं, उन कारणों के बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक आप उससे निजात पाने के हल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आप कुछ यहाँ भी इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम जो शिक्षार्थी हैं, अगर उस शिक्षार्थी को शिक्षक नहीं जान पाएगा तो कैसे पता लगा पाएगा कि भाई समस्याएं कहाँ है। तो जरूरी है कि अपने शिक्षार्थी को जानना, उनको समझना, क्योंकि जब आप समझेंगे जानेंगे तभी कहीं ना कहीं अगेन वही बात, संवाद कायम कर पाएंगे। और संवाद जरूरी है एक दूसरे को जानने और बेहतर स्थिति में आने के लिए। वही तीसरी बात जो अगला पॉइंट है अपनत्व की भावना को बढ़ाना। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप उनको अपना मानना सीखेंगे, बच्चों को अपना मान के बढ़ाना सीखेंगे, अदरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, उन्हें अपना हिस्सा ही मानने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उनसे एक जुड़ाव स्थापित होगा और बच्चा वास्तव में सही मायने में सीखेगा। सेकंड लास्ट पॉइंट, संवाद की अहमियत है। जैसा कि हमने इस पर बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, है अमानसीकरण में तब्दील कर देने की अवधारणा को खारिज करना है। क्योंकि देखिए, जब आप कहीं ना कहीं अगर इस पुस्तक को आप देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उत्पीड़क जिसके पास ताकत आ जाती है और जो उत्पीड़ित है जिसका उत्पीड़न हो रहा है, वो दोनों कहीं ना कहीं, उत्पीड़ित तो ये मान के चलता है कि मेरी भाग्य की स्थिति है, ये है क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है, वो वास्तव में अपनी स्थिति का मूल कारण नहीं जानता। पर जो उत्पीड़क है, जो उत्पीड़ित कर रहा है, वो अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहता। उसका कारण भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी है। अगर वो दोनों वास्तव में शिक्षित सही मायने में किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये यात्रा जो अमानसीकरण से मानसीकरण की तरफ प्रस्थान करेगी और समाज एक बेहतरीन रूप धारण कर पाएगा। अंत में एक कोटेशन है जो कहा गया है कि, और वास्तव में ये लागू भी होता है, आप हर जगह कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं देख चुके होंगे कि यहाँ तक कि दुनिया भर में जितने अधिक लोगों की शिक्षा तक पहुंच है, हर जगह स्कूली शिक्षा उत्पीड़न की व्यवस्था से जुड़ती है। इसी उत्पीड़न की व्यवस्था को लताड़ते हुए, फटकारते हुए पॉल फ्रेरे अपनी किताब में उठाते हैं और उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसीलिए वो जोड़, इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी यह किताब उत्पीड़ितों की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक हो सकते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। इसके बाद अन्य स्लाइड, दूसरा स्लाइड, शिक्षा में योगदान। अगर मैं शिक्षा में योगदान की बात करूं तो देखिए, समाज की परिवर्तनकारी शिक्षा है। तो मैं शिक्षा में योगदान की बात करें तो इनके जो ये है वो समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। अगर आप देखें तो मूलतः ये दो ही है। कहते हैं पॉलो फ्रेरे जो है आपकी उत्पीड़क और उत्पीड़ित, मार्क्सवाद की अवधारणा, मार्क्सवाद की आइडियोलॉजी से प्रभावित है कि दो ही वर्ग, उत्पीड़ित है, उत्पीड़ित है। अगर हम शिक्षा को सही मायने में इनके मध्य लागू कर दें और दोनों को उनकी वास्तविक स्थिति और इन दोनों को एक दूसरे की स्थिति का वास्तविकता में अवगत कराएं और सही और गलत के अंतर समझा पाए शिक्षा के माध्यम से, तो समाज में शिक्षा परिवर्तन ला सकती है। संवाद पर बल देते हैं, अगेन वही आलोचनात्मक शिक्षण की बात करते हैं कि भैया हर चीज का क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। अगर कोई पाठ्यक्रम लगा है तो उस पर सोचना चाहिए क्यों लगा है, इसके कारण क्या है, इससे बच्चे का कितना विकास हो सकता है। अनुभव आधारित अधिगम, अधिगम ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, बच्चा स्वयं उससे जुड़ सके। ऐसा नहीं कि हवाबाजी। उदाहरण के रूप में मैं थेम्स की नदी के बारे में बात करूं और बच्चा रहता है भारत में, तो उसे इंग्लैंड की गंगा के बारे में क्या ही मालूम होगा। आप उससे यमुना की नदी के बारे में बात कीजिए, वो उससे जुड़ पाएगा क्योंकि उसके बगल से गुजरता है, उसके कुछ अनुभव होंगे। तो विषय ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो उससे जुड़ता हो। विद्यार्थी अध्यापक संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि संबंध स्थापित हो सके, क्योंकि एक कहते हैं सकारात्मक समाज में संबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो कहीं ना कहीं संबंध की महत्वता है। प्रगतिशील शिक्षक होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षक से मतलब यह वो नहीं कि पुरातन काल से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी तरीके से वो कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है।
ये प्रोसेस नहीं, वो समाज के हिसाब से स्वयं को कहीं ना कहीं आधुनिकता के हिसाब से परिवर्तित करते रहे। वो जो नई नई चीजें हैं उसको भी समझे, पुरानी चीजों में जो खामी है उसको भी त्याग कर सके, इस तरीके से प्रगतिशील शिक्षक बन सके। लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं, अगेन वही संवाद, समता, समानता और कहते हैं उत्पीड़न के जो कहते हैं अधिकारों की बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। बैंकिंग शिक्षा के खिलाफ की बात है, शिक्षा में ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि बैंकिंग शिक्षा के खिलाफ, जैसे कि इससे पूर्व भी हम बात कर चुके हैं कि आप पाएंगे कि बच्चा जो है उसको ये मान लिया जाता है कि एम्प्टी बर्तन की तरह, खाली बर्तन की तरह, और कोई शिक्षक है जिसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को उसमें उड़ेलता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप देखो ट्रांसमिशन वाली बात, ये ट्रांसमिशन अवधारणा का ही कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कि ट्रांसमिशन एक तरफा नहीं होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। और शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड भानु। संवाद और संवाद विरोधी, डायलॉजिकल और एंटी डायलॉजिकल की कुछ विशेषताएं रखते हैं। वो संवाद के पक्ष में वो बात करेंगे, इससे संयोग, एकता, संगठन, सांस्कृतिक विश्लेषण जो आपको मुक्ति का कार्य करती है उसके तरफ अग्रसर करती है। जब आप संवाद स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ते हैं, सहयोग होता है आपका, जुड़ते चले जाते हैं। आप हर समस्या, हर उस दर्द और हर उस आमंत्रीकरण व्यवहार से जुड़ रहे होते हैं जो गलत है, और उसको परिवर्तित करने के लिए आप कदम उठा रहे होते हैं। एकता, इसके तहत आप आपस में एकजुट हो पाते हैं, एकता स्थापित कर पाते हैं, दूसरे के दर्द से, खुद से भी। संगठन, और जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप संगठित हो रहे होते हो, आप उस अव्यवस्था के खिलाफ संगठित हो रहे थे जो समाज को कहीं ना कहीं एक विभीषणकारी असत्य, एक सत्य है जिसको कहीं ना कहीं हमें बदल कर एक सुंदर संकल्पना स्थापित करनी है। सांस्कृतिक विश्लेषण कर पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं संश्लेषण कह लीजिए, आप कहीं ना कहीं दूसरे संस्कृति से भी जुड़ पाते हैं संवाद के माध्यम से, क्योंकि आप उनकी संस्कृति को समझना चाह रहे हैं, आप स्वयं की संस्कृति को समझना चाह रहे हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आप और करीब आते हैं। तो कुल मिला के संवाद के माध्यम से मुक्ति का कार्य करती है संवाद। वहीं अगर मैं संवाद विरोधी का बात करूं तो वहां आपको कुछ वहां पे विजय की आकांक्षा, विभाजन, हेर फेर करना, जिसे आप मैनिपुलेट करना भी कहते हैं, और सांस्कृतिक आक्रामकता भी कह सकते हैं आप, विजय की आक्रमणता। उदाहरण के रूप में जब मैं विजय, आप देखिए जब हार और जीत की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं वहां से अपनी ताकत का वर्चस्व उठता है, और ताकत कहीं ना कहीं आपको इतना अंधा कर देता है कि आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, उसी समय आप संवाद को स्थगित कर देते हैं, आप संवाद को रोक देते हैं। विभाजन, जब आप ये समझ जाते हैं कि भाई संवाद हो ही नहीं रहा और आपके पास ताकत है, तो आप कहीं ना कहीं समाज में विभाजन क्रिएट कर रहे होते हैं। विभाजन किनके मध्य, जो जिनके पास संसाधन है, जिनके पास नहीं है वो, और उस मध्य आप विभाजन क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं समाज को दो पक्ष में बांट रहे हैं। हेर फेर करना, मैनिपुलेट, आप अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वहां लोकतांत्रिक या संयोग या संगठित नहीं, जहां सब अपने विचार रखते हैं, ऐसा नजर नहीं आता। वहां आप अपने विचारों को लोगों पे थोप रहे होते हैं, अपने विचारों से लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप एक संस्कृति पर अपना आक्रमण, अपना कहते हैं वर्चस्व जमाना चाहते हैं। ये सबसे खामी है जहां संवाद विरोधी का, आप कहते हैं ये उसकी खासियत कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भानु जरा बैक कीजिएगा, कहीं ना कहीं उत्पीड़न का कार्य करते हैं। भानु नेक्स्ट स्लाइड। और थीमेटिक लर्निंग की बात खास करके अपोलो फ्रेरे कहते हैं। थीमेटिक लर्निंग से यहाँ तात्पर्य है कि विषयगत शिक्षा की मूल बातें, विषयगत शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान प्राप्ति तब प्रभावी होती है जब वे एक सुसंगत और समग्र तरीके से सीखते हैं, और जब वे जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने आसपास और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ सकते हैं। विषयगत निर्देश रचनात्मक अन्वेषण की अनुमति देने के व्यापक उद्देश्य के तहत वास्तविक जीवन की स्थिति के संदर्भ में संज्ञानात्मक कौशल जैसे पढ़ना, सोचना, याद रखना और लिखना चाहता है, इसकी बात करता है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि रचनात्मक जो संज्ञानात्मक कौशल से जुड़ा हुआ है, इसकी बात थीमेटिक लर्निंग, विषयगत अधिगम के अंदर की जाती है। इसके आगे अब भानु अपने विचार रखेंगे आपके समक्ष। अभी तक हमने फ्रेरे के बारे में, उनके विचारों के बारे में काफी कुछ जानना और काफी कुछ उस पर विश्लेषण किया। इससे पूर्व भी हम कई प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन में गांधी जी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं।
तो आइए जानते हैं कि गांधी और फ्रेरे में, उनके सिद्धांत में, शैक्षिक दर्शन में क्या क्या समानता थी। सबसे पहले अगर उनकी पृष्ठभूमि देखें तो दोनों ही तीसरी दुनिया के देशों से संबंधित हैं, जहां आमतौर पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ऐसी समस्याएं होती हैं, या फिर जो किसी ना किसी तत्कालीन समय में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उपनिवेश बने हुए थे, ऐसे देशों से दोनों संबंधित रखते हैं। और दोनों ही अपने समय के स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सेदार भी रहे हैं। दोनों ने कहीं ना कहीं उस समय पे अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। लेकिन एक चीज है, जो फ्रेरे हैं वो ऐसे वर्ग से, वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं, जबकि गांधी एक तरह से समृद्ध वर्ग से संबंध रखते हैं। लेकिन बात दोनों शोषित वर्ग की ही करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा तात्कालिक शिक्षा पद्धति का विरोध। जैसा कि हमने समझा कि पॉलो फ्रेरे थे, उन्होंने जो उस समय की जो बैंकिंग सिस्टम था उसका विरोध किया कि ये एक तरह से मैकेनिकल है, यांत्रिक है, जिसमें पठन पाठन यांत्रिक रूप से हो रहा है। वहीं जो गांधी जी थे, वो उस समय की ब्रिटिश शिक्षा पद्धति थी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को क्लर्क के रूप में पैदा करना है, उनका जो चिंतन था उसको रोक देना। तो कहीं ना कहीं दोनों उस समय की जो तात्कालिक शिक्षा पद्धति थी उसका विरोध करते हैं। अगला पॉइंट है जो उनमें समानता है, वह है शिक्षा की व्यवहारिक विधि। दोनों कहीं ना कहीं देखें तो जो व्यवहारिक शिक्षा होती है उस पर जोर देते हैं, क्योंकि गांधी जी भी अपनी जो कौशलात्मक विकास, ऐसी शिक्षा पर जोर देते हैं जो व्यवहारिक रूप से काम में आए। वहीं जो फ्रेरे हैं वो भी समाज से जोड़कर व्यवहारिक, मतलब समाज की जो समस्याएं हैं, उस समय की शोषण की जो समस्या है कि किस तरह से जो पूंजीपति वर्ग है, वो बुर्जुआ वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहा है, तो उसका विरोध करती हो, मतलब व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान निकालती हो। तो इस तरह की शिक्षा का मतलब दोनों समर्थन करते हैं। अगला है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, ये दोनों लोग मानते हैं, क्योंकि जो फ्रेरे हैं वो भी जो स्कूल के करिकुलम से एक बंधी हुई प्रक्रिया होती है कि 12वीं कर लिया, इंटर कर लिया, उसका विरोध करते हैं कि एक समय के बाद शिक्षा प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन दोनों ऐसा नहीं मानते, वो ऐसा मानते हैं कि शिक्षा जो है वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगला है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा जिसे बोलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा पर दोनों के विचार थे कि मतलब एक जो दुनिया की एक बड़ी आबादी है वो एक एडल्ट है, वो एक प्रौढ़ लोग हैं। तो इसलिए ये जो एडल्ट जो लोग थे, जो प्रौढ़ लोग थे, वयस्क लोग थे, उनकी शिक्षा पर जोर देते हैं, उनको शिक्षित करने की बात करते हैं। जैसे पाउलो फ्रेरे ने जो तत्कालीन समाज के जो किसान थे उनको मात्र कुछ ही, हाँ, कुछ लगभग 45 दिनों में हाँ शिक्षित कर दिया। और हम देखते हैं कि जो प्रौढ़ वर्ग होता है, जो एडल्ट वर्ग होता है, उसका देश के विकास में काफी योगदान होता है, बहुत अहम योगदान होता है। तो इसलिए दोनों ही एडल्ट एजुकेशन पर जोर देते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध। दोनों ही गांधी और फ्रेरे अपने अपने देश में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, अतः वो ऐसा मानते हैं कि शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती हो। अगला है मानसीकरण, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दोनों ही शिक्षा को ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्यता को, मानववाद को बढ़ावा देती हो। अगला पॉइंट है, दोनों मानते हैं कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो समाज को जोड़ने की होनी चाहिए। जैसे पाउले फ्रेरे हैं, वो भी जो तत्कालीन मतलब पूर्व अवधारणा चलती आ रही थी ब्राजील में कि जो निम्न वर्ग है उसको अलग कर दिया जाए, वैसे ही हमारे यहाँ जो अवधारणा चली आ रही थी कि जो जातिगत पदानुक्रम में जो सबसे नीचे है उसको अलग कर दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं मानते। गांधी जी भी अंतिम कड़ी की बात करते हैं और पाउले फ्रेरे भी उस शोषित वर्ग की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अंतिम कड़ी पर खड़ा है। तो इस तरह से देखें तो इसलिए समाज को ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ने की बात करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा समाज को परिवर्तित करने का सशक्त माध्यम। गांधी जी भी ये मानते हैं कि शिक्षा ही है
वह हथियार है जो समाज को परिवर्तन ला सकता है, जो समाज की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा दिला सकता है। और पाउलो फ्रेरे भी मानते हैं कि जो पाउलो फ्रेरे भी ऐसा मानते हैं कि जो शोषण हो रहा है या जो तथाकथित मतलब जो शोषक वर्ग है वो शोषित कर रहा है शोषित जनता को, वो उसका कारण सबसे बड़ा अशिक्षा मानते हैं। अगर लोग शिक्षित होंगे तो जो शोषक वर्ग है उनका शोषण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम जो शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। अगला है जो नॉलेज का उद्देश्य है, वो दोनों लोग मानते हैं कि जो शिक्षा या नॉलेज का उद्देश्य है वह होना चाहिए विश्व में शांति स्थापित करना। इस संदर्भ में जो गांधी जी ने भी यही माना है कि जो अहिंसा अहिंसा वो अपनी शिक्षा दर्शन में महत्व देते हैं कि अहिंसा पूर्ण शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखते हैं दोनों लोग जो शांति की स्थापना है उस पर बात करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। कुल मिला के मित्रों, अभी हम सबने आपके समक्ष पॉलो फ्रेरे के विषय में जो हमने समझा और जो समझ पाए वो आप सबके समक्ष हमने रखा। और इस विषय को आपके समक्ष रखने के लिए मिंकू, भानु, ऋषभ और मैं मतलब अंकुश हमने प्रयास किया है। अब कितना सफल रहा ये आप इस वीडियो को देखेंगे और हमें बताएंगे। हमें कल आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आप हमें जरूर बताइएगा कि इसमें ये कुछ खामियां थी या कुछ अच्छाइयां थी, ताकि हम सीख सकेंगे। अगेन पॉलो फ्रेरे के संवाद की बात करता हूँ, संवाद जारी रहेगा कल भी और आज भी। धन्यवाद। धन्यवाद।